हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बन और उसके कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक साबुन और अपमार्जक पढ़ने वाले हैं। मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर ये वाला जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट करा दो, आपने इसे छोड़ रखा है। तो आइए आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, हर एक बोर्ड में ये सवाल कभी न कभी बना हुआ है और बनने के चांसेस भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये साबुन क्या होता है। तो देखिए, मैंने साबुन का डेफिनेशन लिख रखा है कि उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। ये क्या बात हुआ भाई? उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्ल क्या है? तो कार्बनिक अम्ल जो है ना वो ये वाले हैं, COOH। ये जो है ना, यहाँ पे इस तरफ हमको जोड़ने के लिए जो यहाँ पे बंधन छूटा हुआ है, तो इधर हम क्या जोड़ सकते हैं? CH3 जोड़ सकते हैं, है ना। इधर हम क्या जोड़ सकते हैं? इधर हम जोड़ने को जोड़ सकते हैं C2H5 जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ये क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो ये उच्च अनुभार वाले ऐसे अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। उच्च अनुभार वाला, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन नहीं चलेगा भाई, ये कम अनुभार हुआ। इससे ज्यादा अनुभार वाला हमको चाहिए। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो सकते हैं? तो यहाँ पे कार्बन हो सकता है, मान लीजिए कि 15 पीस है ना। 15 पीस कार्बन का मतलब क्या है कि CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है। ऐसे ही ये चलता रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा? COOH रहेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, क्या 15 पीस लिख पाना संभव था? नहीं था। तो इस पूरे को हमने क्या किया? इसे R मान लिया कि ये क्या है भाई? तो ये हाइड्रोकार्बन का समूह है, एल्कील समूह है, जिसे हमने क्या मान लिया है? R। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब अगर सामान्य सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, COO रहेगा, और ये वाला H जो है ना वो यहां से रवाना हो जाता है और इसी के जगह पे या तो Na आएगा या तो फिर क्या आएगा? K आएगा। इसका संरचना अभी हम दिखाने वाले हैं, बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से साबुन का निर्माण होता है। फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि सामान्य सूत्र क्या होता है? R होता है। R क्या हो सकता है? अभी बताया कि 15 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, 16 कार्बन वाले हो सकते हैं, 17 कार्बन वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद COO, ये देखो COO, और ये H के जगह पर क्या रहेगा? या तो सोडियम रहेगा या तो क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। इसी को क्या कहते हैं जी? साबुन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये साबुन बनता किससे है? तो बनता है, ये देखो, ये जो अम्ल है ना, अभी मैंने बताया ना कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मान लीजिए कि 15 कार्बन से बना हुआ एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसे हम लोग कहते हैं पामीटिक अम्ल कहते हैं। 17 कार्बन वाला है, इसे हम लोग एस्टियरिक अम्ल कहते हैं। इन्हीं अम्लों में से अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दें और उसके जगह पे सोडियम जोड़ दें या तो पोटेशियम जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? ये साबुन बन जाएगा। अब ये कहाँ से आता है भाई? तो ये आता है, जैसे इंसान का फैट हो गया, जानवरों का फैट हो गया, या तो फिर जो पेड़ पौधे हैं ना, वहां से जो तेल निकलता है, वो सब यही सब है। ठीक, मतलब कि जो बसा वाला है, जो गाढ़ा है, वही वाला चीज है ये। ठीक है बच्चों। अब उसी में हम लोग क्या करते हैं? सोडियम मिला करके गर्म कर दें या पोटेशियम मिला करके गर्म कर दें। डायरेक्ट सोडियम या पोटेशियम नहीं मिलाते हैं, हमें कुछ और भी मिलाना पड़ता है उसके साथ। वो हम लोग अभी बनाने की क्रिया में देखेंगे, साबुनीकरण में देखेंगे। तो ये पामीटिक अम्ल हो गया, एस्टियरिक अम्ल हो गया। इन्हीं में हम लोग क्या करते हैं? इसको या तो फिर इसको मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि साबुन समझ में आ गया होगा और इसका सामान्य सूत्र भी समझ में आ गया होगा, RCOONA या तो फिर RCOOK। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक क्या है? तो ये उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। जैसे ये अम्लों के व्युत्पन्न के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण थे ना, उसी तरीके से ये एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है साबुन के बारे में। ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा अपमार्जक का और साबुन का तुलना करना है कि दोनों में से कौन बेहतर है। ठीक, तो हम लोग फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, फिलहाल इतना बता सकता हूं कि अपमार्जक जो है वो साबुन से बेहतर होता है सफाई के मामले में। अब अगर बात करें कि ये दोनों है क्या, मतलब एक ऐसा इंसान को समझाना रहे जो विज्ञान नहीं जानता हो, तो उसे आप कैसे समझाओगे? तो सफाई में जितनी भी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, चीजों को साफ करने के लिए, उसी को साबुन या तो फिर क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा स्लाइड था, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साबुन बनता कैसे है।
तो साबुन बनने की जो प्रक्रिया है ना उसे हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि साबुनीकरण किसे कहा जाता है। तो साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हम लोग करते क्या है भाई, तो बसा या तो फिर तेल को क्या करते हैं, किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, या तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा ये ले, कौन सा बसा लें, तेल ले, कौन सा लें। तो यहाँ पे हमने एस्टियरिक अम्ल लिया है CH3। ये कितना पीस है, 17 पीस है, ये 17 पीस। तो 17 पीस लिखना संभव था बच्चों। अगर मैं लिखने जाऊं तो ये देखिए CH3 फिर CH2 फिर CH2, तो ये कितना बार लिखा जाएगा, 16 बार लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको CH2 लिख करके यहाँ पे 16 लिख दिया, यानी कि ये 16 बार लिखा हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे क्या रहेगा, COOH रहेगा। अब ये COOH किस तरीके से रहता है, तो ये C है और उसके ऊपर डबल बंधन के साथ एक O रहता है, और फिर यहाँ पे सिंगल बंधन के साथ क्या रहता है, O रहता है, और इसके साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ H रहता है। तो इस तरीके से लिख दिया है COOH। ठीक है बच्चों, इसकी अभिक्रिया एक क्षार के साथ करवानी थी, हमने क्या ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि ये जो सोडियम है ये यहां पे आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से निकल करके बाहर चला जाता है। तो यहां पे जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 हमने लिख दिया, CH2 16 पीस हमने लिख दिया, उसके बाद C है तो C लिखा, डबल बंध के साथ O है तो O लिख दिया, फिर यहां पे सिंगल बंधन के साथ O था तो यहां पे O लिख दिया, और ये जो सोडियम है ना वो आकर के अब इसके साथ जुड़ गया है। तो ये अब इसके बीच में कोई बंधन तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है इसलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा साबुन का स्ट्रक्चर। अब बना इसके साथ साथ और क्या बना है उस पे हमें फोकस नहीं करना है। वैसे हम लोग साबुनीकरण यानी कि साबुन बनाने की जो क्रिया है ना वो इस तरीके से संपन्न नहीं कराते हैं। वो कैसे कराते हैं जी, तो वो हम ऐसे कराते हैं। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिए, पहले हम लोग साबुनीकरण को अच्छे से समझ लेते हैं। तो साबुन बनाने के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे एस्टर समूह का ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको लेते हैं। 3 पीस एस्टर समूह आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लोग ट्राई एस्टर कहते हैं। ठीक है, एस्टर समूह OCO या तो COO जो रहता है वो वाला एस्टर समूह कहलाता है। तो ये ले लिया ट्राई एस्टर को, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ करा दिया। 3 पीस क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है बच्चों कि ये वाला बंधन ना इसका ऐसे टूटेगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। ये जो ऑक्सीजन है वो बड़ा बेईमान है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके हटेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। वैसे ही यहां पर है, ये वाला चीज माइनस में रहता है और ये वाला चीज क्या रहता है, प्लस में रहता है। तो ये जो प्लस वाला है वो इस माइनस पे अटैक करेगा और ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ना वो इस प्लस के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो एक पीस तो इसके साथ आके जुड़ गया। अगला पीस क्या करेगा, 3 पीस लिया है ना, तो ये 3 पीस यहाँ पे सोडियम बनेगा, 3 ही पीस OH बनेगा। तो अगला जो यहाँ पे OH है वो आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो प्लस हो चुका होगा ना, यहाँ से ये बंधन टूट रहा है और ये माइनस है, तो एक पीस जो सोडियम है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक, और यहां पर भी वही काम होगा, सोडियम आकर के इसके साथ और OH आकर के इसके साथ। तो देखिए क्या होगा जुड़ने के बाद, तो CH2 इसके साथ आके कौन जुड़ गया है, OH, तो क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ये देखो यहां पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमने जोड़ के दिखाया है, C है H है C है H है। अब यहां पे ये बंधन टूटा था और उसी के जगह पे आके कौन जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, तो यहां पे लाके किसको जोड़ दिया, OH को जोड़ दिया। और देखो यहां पर भी वही वाला चीज है, CH2, ये बंधन टूटा था, OH आके जुड़ेगा, तो ये यही वाली चीज जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल। ओके, ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल। अब देखिए और क्या बनेगा, तो यहां से देखिए ये C17H35, तो C17H35 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कहां पे दिखाऊं, थोड़ा सा मिटा दूं, चलो इसको यहां पे मिटा देते हैं। 17 पीस है ना ये, तो एक पीस हम पहले लिख देते हैं CH3, उसके बाद क्या बचेगा, CH2 कितना बार, 16 बार। ये देखो 17 पीस लिख दिया, C17H35 यहां पे लिखा चुका है। 35 कैसे, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना, 35, 35 पीस H हो गया है। 17 पीस कार्बन है क्या, तो देखो 16 पीस कार्बन यहां पे, एक पीस यहां पे, तो 17 पीस हो गया। तो ये वाला चीज हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद क्या है भाई, तो ये C है, तो हमने लिखा C के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बंधन के साथ, वो लिख दिया। उसके बाद ये O है तो O लिख दिया। O का एक बंधन इधर से टूटा हुआ है ना, O 2 बंधन बनाता है ना, जैसे देखो यही वाला जो O है ये 2 बंधन बनाए हुए हैं,
तो ये तो एक बंधन और बनाएगा ना भाई। तो वही वाला एक बंधन जो बनने के लिए बचा हुआ है उसी के साथ आकर के ये कौन जुड़ रहा था, सोडियम जुड़ रहा था। तो सोडियम पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे माइनस चार्ज। तो इस तरीके से इस चीज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ऐसा कितना पीस बनेगा, एक पीस इससे, एक पीस इससे और एक पीस इससे, 3 पीस बनेगा। तो वही लिखा है कि 3 पीस CH3CH2 का 16 बार और उसके बाद COONA, ये लिखा है। वही है हमारा साबुन जिसका नाम है सोडियम एस्टिएरेट। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर 17 कार्बन वाले से ही बनेगा क्या, 16 वाले से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 16 वाले से भी बनेगा, 15 वाले से भी बनेगा, 18 वाले से भी बनेगा, है ना, सभी से बन जाएगा। तो ये है साबुनीकरण, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जी, साबुन का निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं साबुन की संरचना की, कि साबुन का बनावट किस तरीके का होता है। तो ये देखिए साबुन में क्या होता है भाई, CH3 और ये CH2 कितना बार, 16 बार। ये हम लोग कौन सा ले रहे हैं कि 17 कार्बन वाला लिए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और उसके बाद COONA रहता है, जहां यहाँ पे माइनस चार्ज रहता है और इस पे कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है। ठीक, तब इसको बार बार ऐसे 16 बार लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 16 पीस कार्बन है ना, उसको इस तरीके से दिखा देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को, और बोलते हैं कि भाई ये जो पूरा है उसके बदले मान के चलो कि ये, ठीक, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे, ऐसा करके 16 पीस 17 पीस जितना आपको दिखाना रहे दिखा सकते हैं। आप लोग गिनने मत बैठ जाना अभी कि हाँ ये 16 पीस नहीं हुआ है सर, मैंने 16 पीस बनाया ही नहीं है। वैसे आप लोग चाहो तो 16 पीस बना सकते हो। और ये वाला हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे होता है COO, जो कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, और Na को हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है साबुन का बनावट। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो साबुन का एक अणु है, इसमें 2 भाग छिपे हुए हैं। कौन कौन से भाग भाई, तो एक ऐसा भाग है जहां पे सहसंयोजक बंधन बना हुआ है, यानी कि वो सहसंयोजक यौगिक है, और एक ऐसा भाग है जहां पे आयनिक बंधन बना हुआ है, यानी कि वो आयनिक यौगिक है। जैसे देखो यहां पे ये वाला हिस्सा, ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। तो इन लोग दोनों के बीच में जो बंधन बना हुआ है ना, वो आयनिक बंधन है। तो ये आयनिक हिस्सा है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। और जहां पे चार्ज की बात आ जाए ना, प्लस और माइनस की बात आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय। तो ये ध्रुवीय हिस्सा है बच्चों, यहां पे ध्रुव हो रहा है, प्लस और माइनस बन रहा है। जैसे चुंबक में क्या बनता है, उत्तर और दक्षिण बनता है ना, उसी तरीके से आवेश में अगर प्लस और माइनस बने तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो कोई बेईमानी होती ही नहीं है भाई, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है। तो ये वाले पे कोई प्लस और माइनस नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अध्रुवीय हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्रुवीय हिस्सा हो गया और ये अध्रुवीय हिस्सा हो गया। इसको पूंछ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है, और इसको सिर कहा जाता है। ठीक, या तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ओके, और इसको टेल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि इसके 2 भाग होते हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है इस तरीके से, जो कि सहसंयोजक हिस्सा है, जो कि इसके अणु का कौन सा हिस्सा है, सहसंयोजक हिस्सा। इस तरफ सारे के सारे जो परमाणु हैं वो कि सहसंयोजक बंधन से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ये अध्रुवीय होता है, कोई प्लस माइनस चार्ज इधर नहीं होता है। और हाँ, ये जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील क्यों होता है अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, बस इतना जान लो कि ये जल में अघुलनशील है और तेल में क्या है, घुलनशील है। यानी ये जल को देखेगा तो जल से भागेगा और तेल की तरफ जाएगा। ठीक है, तेल की तरफ आकर्षित होगा और जल से दूर भागेगा, इतना आपको याद रखना है। दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वही मैंने लिखा है कि दूसरा जो है वो COONA वाला जो समूह है वो है, इसको हम लोग आयनिक हिस्सा कहते हैं। ठीक है, ये आयनिक हिस्सा है, यहां पे प्लस और माइनस चार्ज आया हुआ है। ठीक, ये ध्रुवीय है क्योंकि इस पे प्लस और माइनस चार्ज है। ये जल में घुलनशील होता है लेकिन तेल में अघुलनशील होता है। ये क्या बात हुआ, तो केमिस्ट्री में ना एक कहावत है कि जो एक जैसा है वो क्या करता है, आपस में घुलते हैं। एक जैसा है वो आपस में क्या होते हैं, घुलते हैं। तो जल देखो, जल में क्या है, H2O है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ करके रहता है। इन दोनों ने क्या कर रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखा है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ना, वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा बेईमान तत्व है। ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो इस पे कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा थोड़ा सा प्लस आएगा। जब थोड़ा सा आता है ना तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा से, तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो ये देखिए, ये भी ध्रुवीय हो गया, जल कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। और ये कौन सा हिस्सा है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय किस में घुलेगा, ध्रुवीय में।
ठीक। और ये वाला चीज जो है ना, ये क्या है, अध्रुवीय। और जो तेल वगैरह है, तो तेल क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें, और कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बेईमान नहीं है, तो वो ध्रुवीय नहीं होता है। तो अध्रुवीय किसके साथ घुलेगा, अध्रुवीय के साथ घुलेगा, ये आपको याद रखना है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ घुलता है। तो ये वाला हिस्सा चूंकि ध्रुवीय है तो जल के साथ घुलेगा, क्योंकि जल भी ध्रुवीय है। और ये वाला हिस्सा चूंकि अध्रुवीय है, इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये जाकर के तेल के साथ घुलेगा, क्योंकि तेल पे भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तेल क्या है भाई, तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन रहता है और क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है उसमें। ओके बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। तो इतना अगर समझ में आ गया है ना, तो अगला टॉपिक समझने के लिए आप लोग एकदम तैयार हो। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि सफाई की क्रिया विधि कैसे होती है, किस तरीके से साफ किया जाता है मैलों को, है ना, जो गंदगी होती है उसको कैसे साफ करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक कपड़ा है, कोई भी एक कपड़ा है, ऐसे बड़ा सा, ये बोर्ड जो है ना अपना एक कपड़ा है, और यहाँ पे इस तरीके से कोई तैलीय मैल लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, जो कि तेल है। अब तेल है यानी कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसको क्या किए हैं, पानी में डाल दिए हैं, इसको क्या किए हैं, इस तरीके से पानी में डाल दिए, ठीक। और उस पे हमने क्या किया, साबुन डाला। तो साबुन में दो हिस्सा है, दो हिस्सा को मैंने बताया कैसे दिखाना है। ये रह गया हेड वाला हिस्सा और ये रह गया इसका टेल वाला हिस्सा, इस तरीके से दिखाना है। अब यहाँ पे क्या रहता है, सोडियम भी रहता है, सोडियम प्लस, और ये वाला चीज क्या है, COO माइनस। ये सोडियम पानी में घुल जाता है, तो बचता क्या है, ये बचता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला हिस्सा जो है ये किस में जाना चाहेगा, पानी में। और ये वाला हिस्सा को पानी से क्या लगता है, डर, तो ये किस में जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा तेल में। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जाके इस तेल में इस तरीके से घुस जाएगा ऐसे। और ये वाला क्या करेगा, तेल में जाना नहीं चाहेगा, तो ये तेल के बाहर इस तरीके से रहेगा, ये यहाँ पे माइनस रहेगा। तो ऐसा ऐसा कितना, एक ही पीस डाले थे, नहीं भाई, करोड़ों के तादाद में ये वाला चीज रहता है ना, साबुन के अणु रहते हैं करोड़ों के तादाद में। तो ये इस तरीके से इसको चारों तरफ से इस मैल को क्या करता है, ये साबुन घेर लेता है। अब घेर लेगा तो घेरने से अब ये वाला चीज चूंकि क्या है, उच्च अनुभार वाला है, मतलब कि भारी चीज है। अब ये भारी चीज इसको घेर लिया है और बड़ी मजबूत बंधन से इसको क्या किया है, पकड़े हुए है, छोड़ ही नहीं रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको छुड़ाना चाहते हैं, तो हम ऐसे इस पे हाथ मारेंगे या ब्रश मारेंगे या तो कपड़े को ही उठा के क्या करेंगे, पटक देंगे। तो न्यूटन का एक नियम है जो कि क्या कहता है, जड़त्व का नियम है। वो क्या कहता है कि कोई भी चीज अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, तो ये चाहेगा कि हम जहां हैं वहीं पे पड़े रहें। और जैसे ही आप ऐसे कपड़ा पे हाथ मारोगे ना, तो ये वाला चीज ऐसे ही रह जाएगा, कपड़ा गति में आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और कपड़ा कहां चल जाएगा, नीचे। ऐसे हाथ मारते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा नीचे दबता है ना, या तो ऐसे पट के, तो ये वाला चीज भारी होने के कारण क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर आएगा ना, वो इस मैल को ले करके बाहर आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है जी, सफाई की क्रिया विधि संपन्न होती है। इस चीज को, इस पूरे संरचना को एक नाम दिया जाता है, इसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल्स। ठीक है बच्चों, ये वाला चीज समझ में आ गया। तो ये है हमारे सामने सफाई की क्रिया विधि की सफाई किस तरीके से संपन्न होता है। अब आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, वो टॉपिक है कि साबुन जो है वो कठोर जल के साथ कैसा व्यवहार करती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कठोर जल कहते किसको हैं। तो वैसा पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। तो एक जल है जिसमें कैल्शियम या तो फिर मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। ठीक है, लवण बोले तो Cl2 जोड़ दो, ये क्या हो गया, लवण हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा से इसको साइड में समझते हैं। ये रहा कैल्शियम का लवण और ये रहा मैग्नीशियम का लवण। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर साबुन जाएगा इस पानी में, जिस पानी में ये वाला चीज है, साबुन जाता है, इसको आप लोग मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। साबुन जाएगा तो साबुन क्या करेगा, साबुन कैसा होता है, तो साबुन ऐसा होता है, CH3 होता है और इसके बाद क्या होता है, CH2 होता है 16 पीस, और फिर क्या होता है, COO होता है और Na होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो Na है ना और ये वाला जो Cl है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जो बनाएगा नीचे लिख दें, क्या यहां पे नीचे लिख देते हैं, NaCl, ये बनाएगा। ओके, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको पहले लिख दो, CH3 CH2 कितना पीस, 16 पीस, और इसके बाद क्या है, COO
O, ठीक। और इसके साथ आकर के कौन जुड़ रहा है बच्चे? कैल्शियम जुड़ रहा है। अब कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। तो 2 होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 देना पड़ेगा और ये क्या आ गया? कैल्शियम आ गया। ठीक है जी। तो आपको ऐसे ना दिखा करके कोई अगर किसी बुक में इस तरीके से दिख जाए, ये देखिए CH2 16 पीस और क्या है COONA, और डायरेक्ट ऐसे कैल्शियम का ये आयन दिखा दिया जाए, तब भी यही वाला चीज बनेगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस देकर के ये बन रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये होता है। अब ये वाला चीज क्या है? तो ये एक अघुलनशील पदार्थ है, ये पानी में घुलता ही नहीं है भाई। तो अघुलनशील है, पानी में घुलवे नहीं करेगा, तो ये कपड़ा साफ कैसे करेगा? तो कपड़ा क्या रहेगा? गंदा का गंदा रह जाएगा। हम ये चाह रहे थे कि ये पानी में जाए, जाकर घुल करके मैल में जाकर के मिल जाए और मैल को खींच करके क्या करे? बाहर निकाले। अब ये बंदा ऐसा है कि इसको पानी में डाले तो ये पत्थर के जैसा जाके पानी के नीचे क्या हो जाए? ऐसे बैठ जाए, ऐसे। तो ये कपड़ा को साफ करेगा? नहीं करेगा। ये ऐसे गंदगी के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसको अस्कम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अस्कम, SCUM, ये कहा जाता है, ठीक। इसीलिए कपड़ा साफ नहीं हो पाता है। तो कठोर जल के साथ साबुन जो है वो उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है। कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है, हम लोग ये कह सकते हैं। साबुन ऐसा करता है। यही वाला सेम काम किसके साथ होगा? मैग्नीशियम के साथ होगा, ठीक है। कैल्शियम की जगह पर मैग्नीशियम लिख दो, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। ओके। तो साबुन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे अघुलनशील सफेद और चिकना एक ये अवक्षेप बन जाता है, जो कि नीचे तली में जाके क्या हो जाता है? बैठ जाता है। इसीलिए साबुन काम नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि डिटर्जेंट और साबुन में क्या फर्क है, दोनों में अंतर। तो डिटर्जेंट और साबुन में यही अंतर है कि डिटर्जेंट जो है ना, वो कठोर जल में भी अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है? आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में भी झाग पैदा करता है, कपड़े को साफ कर सकता है, जबकि साबुन नहीं करता है। डिटर्जेंट जो है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कोई अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि साबुन बनाता है। यही अंतर है दोनों में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।